नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक अदालती फैसले की बात करेंगे जिसने भारत के लाखों कर्मचारियों के भविष्य पर बहुत बड़ा असर डाला है। ये कहानी है कर्मचारी अधिकारों और कंपनी के नियमों के बीच एक जबरदस्त टकराव की। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े और सीधे सवाल से, क्या कोई कंपनी अपने बनाए नियमों को देश के कानून से भी ऊपर रख सकती है? सोचिए, यही वो एक सवाल था जो इस पूरे कानूनी संघर्ष के बिल्कुल सेंटर में था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो सालों से ऊंची पेंशन के लिए लड़ रहे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत बनकर सामने आया है। तो इस फैसले की सबसे अहम बात क्या है? देखिए, अदालत ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि देश का कानून मतलब देश का कानून वो सबसे ऊपर है। कोई भी कंपनी अपने अंदरूनी नियमों का बहाना बनाकर कर्मचारियों को उनके कानूनी हक से मतलब राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मिले अधिकारों से दूर नहीं कर सकती। बस इतनी सी बात है। और जज साहब का ये एक वाक्य सच में पूरे मामले का निचोड़ है। माननीय न्यायमूर्ति आर विजय कुमार ने कहा, अगर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट देश के कानून के खिलाफ जाता है तो कानून की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है, वो शून्य है, जीरो। अच्छा, अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा झगड़ा आखिर शुरू कहां से हुआ, मतलब मामला अदालत तक पहुंचा ही क्यों। इसके लिए हमें दो अलग अलग नियमों के बीच की इस खींचतान को समझना होगा। देखिए, इस कहानी में एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, छूट प्राप्त प्रतिष्ठान। अब ये क्या होता है? ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिन्हें अपना खुद का प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ मैनेज करने की छूट मिली होती है, लेकिन और ये बात बहुत जरूरी है, उन्हें पेंशन स्कीम से कोई छूट नहीं मिलती। वो अब भी देश के पेंशन कानून को मानने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और यहीं आकर मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ है देश का पेंशन कानून जो कहता है कि नियम सबके लिए एक जैसे हैं, और दूसरी तरफ हैं कंपनी के अपने प्राइवेट नियम जो कई तरह की पाबंदियां लगा सकते थे। सारा का सारा विवाद इन्हीं दोनों के टकराव से ही तो पैदा हुआ। इसे ना एक कानूनी पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर है देश का संविधान, फिर आते हैं संसद के बनाए कानून, और उनके कहीं नीचे एकदम बेस पर आते हैं प्राइवेट कंपनियों के नियम या एग्रीमेंट्स। अदालत ने बस इसी बुनियादी सिद्धांत को फिर से पक्का किया है। देखिए, ये जो फैसला है ना, ये कोई रातों रात नहीं आया। इसकी नींव तो बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े और जरूरी फैसलों में ही रख दी गई थी। तो चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े फैसले के लिए स्टेज कैसे तैयार किया था। तो कहानी की जड़ें जाती हैं 2018 के आरसी गुप्ता केस तक, जिसने ऊंची पेंशन का रास्ता खोला था। फिर 2022 में सुनील कुमार केस ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी। लेकिन असली ट्विस्ट आया जनवरी 2023 में, जब ईपीएफओ ने एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जिसने इस पूरी कानूनी लड़ाई की आग में घी डालने का काम किया। आरसी गुप्ता केस से जो खातों के समायोजन का आइडिया निकला वो सच में एक गेम चेंजर था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि पैसा तो कर्मचारी के पीएफ खाते में पहले से ही जमा था, उसे बस एक खाते से निकालकर दूसरे यानी पेंशन फंड में डालना था। मतलब ये सिर्फ एक अकाउंटिंग की एंट्री थी, कोई नया खर्चा या बोझ नहीं। और यहां एक और बहुत जरूरी बात है। सुनील कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ शब्दों में कहा था कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। कोई कर्मचारी छूट वाली कंपनी में काम करे या गैर छूट वाली में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंची पेंशन का अधिकार सबके लिए एक जैसा, बिल्कुल एक समान था। तो इस पूरी बैकग्राउंड के साथ अब हम आते हैं असली क्लाइमैक्स पर। चलिए देखते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने पेंशन अथॉरिटी यानी ईपीएफओ के तर्कों को एक एक करके कैसे गिराया। ये स्लाइड समझिए पूरे केस का दिल है। ईपीएफओ ने कहा हमारे नियम सबसे बड़े हैं। कोर्ट ने कहा नहीं, देश का कानून सबसे बड़ा है। ईपीएफओ ने कहा जो रिटायर हो गए वो अब सदस्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा भाई 8 साल तक तो मामला ही साफ नहीं था, इसमें कर्मचारी की क्या गलती। ईपीएफओ ने वित्तीय नुकसान का डर दिखाया तो कोर्ट ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट इस दलील को पहले ही खारिज कर चुका है। यहां अदालत ने कर्मचारियों के नजरिए से सोचा जो बहुत जरूरी था। उन्होंने माना कि लगभग 8 साल तक किसी को साफ साफ पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो ऐसे में आप किसी कर्मचारी को एक ऐसे मौके से चूकने की सजा कैसे दे सकते हैं जो उन्हें कभी साफ तौर पर मिला ही नहीं था। ईपीएफओ ने एक बहुत ही जोरदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा है जैसे एक्सीडेंट होने के बाद कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने आए।
सुनने में ये तर्क काफी दमदार लगता है ना? लेकिन अदालत इससे सहमत नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस कानूनी उलझन को देखते हुए कर्मचारियों को एक मौका दे चुका था। तो इस ऐतिहासिक फैसले का असर क्या होगा? ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की कहानी नहीं है। चलिए अब इसके दूर तक जाने वाले परिणामों को समझते हैं। तो इसका असर आखिर किस किस पर पड़ेगा? जरा सोचिए। कर्मचारियों के लिए ये एक नई उम्मीद की किरण है, हालांकि थोड़ी कागजी कार्रवाई तो अभी बाकी है। कंपनियों के लिए उन्हें तो फौरन अपने नियम कानून बदलने पड़ेंगे। और ईपीएफओ, अरे उनके दरवाजे पर तो अब हजारों ने आवेदनों की एक प्रशासनिक सुनामी दस्तक दे रही है। लेकिन इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी चुनौती भी छिपी है। उसे समझने के लिए हमें पीएफ और पेंशन फंड के बीच का फर्क समझना होगा। पीएफ आपका अपना पैसा है, जिसमें फायदा नुकसान आपका। लेकिन पेंशन फंड एक सामूहिक गुल्लक की तरह है, जहां लाभ की गारंटी होती है और सारा जोखिम फंड का होता है। और यही असली चुनौती सामने आती है। कानूनी तौर पर देखें तो यह फैसला एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन जब हजारों लाखों लोग एक साथ ऊंची पेंशन को ऑप्शन चुनते हैं, तो उस सामूहिक गुल्लक पर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ आ जाता है, जिसके लिए शायद पहले से कोई तैयारी नहीं की गई थी। ये लाइन इस पूरी दुविधा का सार है। ये एक तरह का क्लासिक तनाव है। एक तरफ है एक इंसान के गारंटीड अधिकार और दूसरी तरफ है उस पूरे सिस्टम को चलाए रखने की जिम्मेदारी। इस फैसले ने व्यक्तिगत अधिकारों के पल्ले को फिलहाल भारी कर दिया है। तो आखिर में यह फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अदालत ने कानून के हिसाब से व्यक्तिगत अधिकारों को तो सुरक्षित कर दिया है, जो कि सही है, पर अब सवाल ये उठता है कि पूरी पेंशन प्रणाली के भविष्य को कौन और कैसे सुरक्षित करे है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब देश के नीति निर्माताओं को मिलकर खोजना होगा। ये छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में उच्च पेंशन अधिकारों पर मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का एक संक्षिप्त अवलोकन है। तो ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए बहुत मायने रखता है जो ऐसी कंपनियों जैसे बीएचईएल में काम करते हैं, जो अपना प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ खुद मैनेज करती हैं। इन्हें कहते हैं छूट प्राप्त प्रतिष्ठान। सवाल ये था कि क्या इन कंपनियों के अपने नियम कर्मचारियों को कानून से मिले ज्यादा पेंशन के हक से रोक सकते हैं? देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। पहली और सबसे जरूरी बात, कानून कंपनी के नियमों से ऊपर है। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि कंपनी के अंदरूनी नियम भले ही वो पेंशन योगदान कम करते हों, कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन के कानूनी हक से रोक नहीं सकते। ये हक कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 से मिलता है। कोर्ट ने ईपीएफओ के सर्कुलर को भी रद्द कर दिया, जो कंपनी नियमों को ज्यादा अहमियत दे रहा था। दूसरी खास बात, रिटायर हो चुके लोग भी ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, भले ही पीएफ निकाल लिया हो। कोर्ट ने माना कि 2014 से 2022 तक कानूनी कंफ्यूजन था, इसलिए लोग टाइम पर ऑप्शन नहीं चुन पाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई करने की डेट 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई थी। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपको पेंशन के डिफरेंस की रकम ब्याज के साथ जमा करके ज्यादा पेंशन पाने का मौका मिलना चाहिए। और आखिर में यह फैसला असल में कोई नई बात नहीं है। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों पर बेस्ड है, खासकर 2022 के सुनील कुमार केस पर। उसी केस में तय हुआ था कि ज्यादा पेंशन का हक इन कर्मचारियों पर भी बराबर लागू होता है। मद्रास हाईकोर्ट ने बस उसी बात को फिर से मजबूती से कहा है। तो कुल मिलाकर मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के ज्यादा पेंशन के हक को पुख्ता करता है और साफ करता है कि आपका कानूनी हक कंपनी के नियमों से हमेशा ऊपर है। नमस्कार, आज हम मद्रास हाईकोर्ट के उस हालिया फैसले पर बात कर रहे हैं जिसने ईपीएस 95 के तहत एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन के अधिकार की पुष्टि की है। और हमारे पास जो एनालिसिस आया है, हम उस पर गौर करेंगे। तो चलिए सीधे पहले मुद्दे पर आते हैं। जो एनालिसिस है उसमें एक अहम बात यह उभर कर आई है कि कैसे अदालत ने व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों को मतलब तरजीह दी है। एनालिसिस ये भी बताता है कि ऐसा करते हुए पेंशन फंड के लिए काफी बड़ी वित्तीय और एक्चुएरियल चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जिसमें बढ़ी हुई और अप्रबंधित देनदारी शामिल है। इसे सामाजिक सुरक्षा न्याय शास्त्र में क्लासिक तनाव कहा गया है। हाँ बिल्कुल, और ये जो व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे सिस्टम की स्थिरता के बीच का तनाव है ना, इसका एनालिसिस भविष्य के समाधानों की थोड़ी और गहरी खोज के साथ बेहतर हो सकता था। देखिए, एनालिसिस में वित्तीय और एक्चुअरियल चुनौतियां तो बहुत साफ तौर पर बताई गई हैं, जैसे वो बड़ी लंबे समय की और ज्यादातर अप्रबंधित देनदारी वाली बात हो, या फिर एक्चुअरियल हिसाब किताब का पूरा पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत। पर यहाँ कमी ये महसूस होती है कि फोकस ज्यादातर समस्या बताने पर ही है। मतलब इसमें उन संभावित समाधानों या पॉलिसी विकल्पों की विस्तृत चर्चा थोड़ी कम है, जो इस क्लासिक तनाव को सुलझाने में मदद कर सकते थे। इसलिए थोड़ा एक तरफा सा लगता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब सिर्फ ये बता देना कि ये एक मुश्किल है शायद काफी नहीं है। तो फिर इसे और संतुलित और समाधान केंद्रित बनाने के लिए क्या किया जा सकता था?
बिल्कुल, सुझाव यही है कि सिर्फ चुनौतियां गिनाने से आगे बढ़ना चाहिए था। इसमें ऐसे संभावित पॉलिसी सुधारों या मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की बारीकी से पड़ताल शामिल की जानी चाहिए थी, जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करते हुए फंड की लंबे समय की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में मदद कर सकें। इससे यह एनालिसिस और ज्यादा मुकम्मल लगता। अच्छा। हाँ, उदाहरण के तौर पर सोचिए, जैसे भविष्य में जुड़ने वाले सदस्यों के लिए योगदान दरों, रिटायरमेंट की उम्र या शायद पेंशन गणना के फॉर्मूले में धीरे धीरे कुछ समायोजन करने की संभावना पर बात हो सकती थी, या फिर फंड मैनेजमेंट के लिए नई तरह की निवेश रणनीतियों का सुझाव दिया जा सकता था। एक और पहलू जिसका जिक्र एनालिसिस में हल्के से है भी, EPS 95 की व्यापक एक्चुरियल समीक्षा की सिफारिश में, वो है एक्चुरियल मूल्यांकन को और ज्यादा बार और पारदर्शी बनाना, ताकि लंबे समय की देनदारियों का बेहतर प्रबंधन हो सके। इस तरह के कई रास्ते हो सकते थे जिन पर विचार किया जा सकता था। ये बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है, खासकर जब बात एक बड़े पेंशन फंड की लंबी उम्र की हो। ठीक है, अब दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, इस फैसले को अमल में लाने की व्यवहारिक मुश्किलें। एनालिसिस में फंड ट्रांसफर और पुनः जमा करने की व्यवस्था से जुड़ी जटिल वित्तीय चुनौतियों का जिक्र है। यह बताता है कि ऐतिहासिक डेटा का सावधानीपूर्वक सदस्य दर सदस्य वित्तीय मिलान करना होगा और सैकड़ों निजी भविष्य निधि ट्रस्टों से बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर करने होंगे, जिसके लिए अभूतपूर्व स्तर के समन्वय की आवश्यकता है। यह सब सुनने में ही काफी जटिल लगता है। हाँ बिल्कुल, फैसले को लागू करने की जो व्यवहारिक जटिलताएं हैं उनका जिक्र तो है, पर ये एनालिसिस और ज्यादा ठोस ऑपरेशनल समाधान बताकर और जो बाद में संभावित विवाद उठ सकते हैं उनका अंदाजा लगाकर और मजबूत हो सकता था। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हालांकि वित्तीय मिलान और समन्वय की जरूरत जैसी चुनौतियां बताई गई हैं, पर एनालिसिस इन रुकावटों को दूर करने के लिए कोई खास स्टेप बाय स्टेप तरीके बताने में थोड़ा पीछे रह गया है। जैसे फंड असल में कैसे ट्रांसफर होगा, डेटा कैसे वेरीफाई होगा, इस पर और विस्तार हो सकता था। इसके अलावा ये लागू करने से पैदा होने वाले नए कानूनी मुद्दों जैसे ब्याज की गणना में मतभेद या डेटा का मेल ना खाना, इनकी भी गहराई से पड़ताल नहीं करता। बस प्रक्रियात्मक बाधाओं और अन्य विवादों की संभावना का जिक्र करके छोड़ दिया गया है। तो आपका मतलब है कि सिर्फ ये कहना कि समन्वय चाहिए या मिलान करना पड़ेगा, ये काफी नहीं है। हमें असल में ये बताने की जरूरत है कि ये कैसे होगा। बिल्कुल सही। मेरा सुझाव ये है कि फंड ट्रांसफर करने, डेटा वेरिफिकेशन और खास तौर पर आवश्यक विभेदक अंशदान राशि लागू ब्याज सहित की गणना के लिए ज्यादा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाएं या शायद टेक्नोलॉजी बेस्ड समाधान सुझाए जाने चाहिए थे। जैसे क्या कोई कॉमन सॉफ्टवेयर या पोर्टल बन सकता है। साथ ही ये भी मददगार होता अगर उन संभावित सेकेंडरी विवादों की पहचान की जाती जो लागू करने के दौरान खड़े हो सकते हैं और उन्हें कम करने के लिए कुछ रणनीतियां सुझाई जाती। इसको थोड़ा और साफ करने के लिए कुछ उदाहरण सोचते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव हो सकता था, जैसा कि EPFO द्वारा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का संकेत भी है, जहां एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स और EPFO सुरक्षित तरीके से डेटा शेयर और रिकंसाइल कर सके। एक और आइडिया हो सकता था कि ब्याज गणना के लिए एक स्टैंडर्ड, पारदर्शी, एकरूप कार्य प्रणाली सुझाई जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि कोई भ्रम न रहे। या फिर प्रक्रिया में देरी या गणना में असहमति जैसे मुद्दों से निपटने के लिए एक फास्ट ट्रैक विवाद समाधान तंत्र की सिफारिश की जा सकती थी। ये कुछ विचार हैं जिन पर एनालिसिस और गहराई में जा सकता था। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्पष्ट कार्य प्रणाली वाला विचार खासतौर पर काम का लगता है, क्योंकि जब इतने सारे संस्थान और कर्मचारी शामिल हों तो चीजों को सुचारू बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब तीसरे और आखिरी मुख्य नुक्ते पर आते हैं। विभिन्न हितधारकों मतलब स्टेक होल्डर्स के लिए रणनीतिक सिफारिशें। एनालिसिस ने इनके लिए कुछ एक्शनेबल सलाह दी है, जो कि अच्छी बात है, जैसे कि एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स को तत्काल आंतरिक समीक्षा, सक्रिय संचार करने और ट्रस्ट नियमों में संशोधन करने के लिए कहा गया है। इसी तरह EPFO के लिए अनुपालन केंद्रित रणनीति की ओर बढ़ने और सुव्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध SOPs विकसित करने का सुझाव है। हाँ, स्टेक होल्डर्स के लिए ये रणनीतिक सलाह बेशक कीमती हैं, पर इन्हें प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज और विभिन्न संभावित स्थितियों यानी सिनेरियो बेस्ड एक्शंस के आधार पर और ज्यादा एक्शनेबल बनाया जा सकता था। फिलहाल जो बात थोड़ी खटकती है वो ये है कि सिफारिशें जैसे ट्रस्ट के नियम बदलना या SOPs तैयार करना भले ही आमतौर पर सही हैं, पर इनमें इस बात की स्पष्ट प्राथमिकता नहीं दी गई कि स्टेक होल्डर्स को पहले कौन से कदम उठाने चाहिए और बाद में कौन से। साथ ही जैसा कि एनालिसिस खुद मानता है कि EPFO का सुप्रीम कोर्ट में अपील करना लगभग निश्चित है, तो इस बात पर निर्भर करते हुए अलग अलग रणनीतिक रास्ते नहीं सुझाए गए कि अगर अपील होती है तो क्या करना है और अगर उस अपील का नतीजा अलग आता है तो क्या करना है। ओह, तो आप कह रही हैं कि सलाह तो दे दी, पर पहले क्या करें और अगर ऐसा हुआ तो क्या करें वाला हिस्सा गायब है, खासकर जब आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। हाँ
बिल्कुल, इसीलिए सुझाव ये बनता है कि हर स्टेक होल्डर ग्रुप के लिए जो सिफारिशें हैं उन्हें तत्काल, मध्यम अवधि और लंबी अवधि की कार्रवाइयों में बांटकर प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। इसके अलावा ईपीएफओ की अपील के अलग अलग संभावित नतीजों, जैसे कि अपील दायर हो गई पर स्टे नहीं मिला, स्टे मिल गया या अपील खारिज हो गई, के आधार पर वैकल्पिक रणनीतिक जवाब या कंटिंजेंसी प्लान्स की रूपरेखा तैयार करना एनालिसिस को और ज्यादा व्यावहारिक और मददगार बना देता। ये बात तो है। उदाहरण के लिए एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए शायद तत्काल प्राथमिकता पुरानी अर्जियों की आंतरिक समीक्षा शुरू करना, तत्काल आंतरिक समीक्षाएं और कर्मचारियों के साथ बातचीत करना सक्रिय संचार हो सकती थी, जबकि ट्रस्ट के नियमों में संशोधन करना, ट्रस्ट नियमों में संशोधन शायद एक मध्य अवधि का लक्ष्य होता जो खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अपील के नतीजे पर निर्भर करता। इसी तरह ईपीएफओ के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए एक अनुपालन केंद्रित एसओपी तैयार करने की सिफारिश तो ठीक है, पर साथ ही ये भी बताना जरूरी था कि अगर अपील सफल हो जाती है तो उनके पास एक अलग रणनीति भी तैयार होनी चाहिए। इस तरह की अलग अलग स्थितियों पर आधारित योजना, मतलब सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग, स्टेक होल्डर्स को असल में अगला कदम उठाने में ज्यादा मदद करती है। ये बात बहुत वाजिब है। असल दुनिया में चीजें हमेशा सीधी नहीं होती और अलग अलग संभावनाओं के लिए तैयार रहना पड़ता है, खासकर कानूनी मामलों में। बिल्कुल, ऐसी सलाह सिर्फ सैद्धांतिक नहीं रहती बल्कि व्यवहारिक रूप से लागू करने योग्य बन जाती है। तो फिर इस सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। जो एनालिसिस हमें मिला वो मद्रास हाईकोर्ट के फैसले और उसके नतीजों की एक ठोस नींव तो रखता है, पर इसे और बेहतर बनाने की काफी गुंजाइश है। पहला नुक्ता यह था कि व्यक्तिगत अधिकारों और सिस्टम की स्थिरता के संतुलन पर बात करते हुए सिर्फ समस्याएं बताने के बजाय आगे के समाधानों और संभावित नीतिगत सुधारों की गहरी पड़ताल शामिल की जानी चाहिए थी। हाँ, ताकि सिर्फ चुनौतियां ही ना दिखें बल्कि आगे बढ़ने के रास्ते भी नजर आएं। दूसरा, जब लागू करने की व्यावहारिक मुश्किलों की बात आई तो सिर्फ जटिलताओं का जिक्र करने के बजाय ज्यादा ठोस स्टेप बाय स्टेप कार्यप्रणाली वाले समाधान सुझाने की जरूरत थी, जैसे डेटा मिलान के लिए खास प्रक्रियाएं या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। साथ ही ब्याज की गणना जैसे मुद्दों से पैदा होने वाले संभावित सेकेंडरी विवादों का अंदाजा लगाकर उनके हल के बारे में भी सोचना जरूरी था, ताकि लागू करने की प्रक्रिया जितनी हो सके उतनी आसान हो और नए विवाद कम से कम पैदा हो। और तीसरा, स्टेक होल्डर्स के लिए जो रणनीतिक सलाह दी गई उन्हें और कारगर बनाने के लिए कार्रवाइयों को तत्काल, मध्य अवधि और लंबी अवधि के कदमों में बांटकर प्राथमिकता देने की जरूरत थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अपील जैसी संभावित घटनाओं के अलग अलग नतीजों के आधार पर वैकल्पिक योजनाएं यानी सिनेरियो बेस्ड प्लान्स भी सुझाई जानी चाहिए थी, जिससे हितधारकों को असल स्थिति के मुताबिक फैसले लेने में ज्यादा स्पष्टता मिल सके। बिल्कुल। तो ये थे कुछ मुख्य नुक्ते जिन पर काम करके इस एनालिसिस को और भी मजबूत और फायदेमंद बनाया जा सकता है। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इन सुझावों पर गौर करें और अगर आप चाहें तो अपने संशोधित एनालिसिस को हमारे साथ दोबारा साझा करें ताकि हम आगे और विचार कर सकें। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे अदालती फैसले पर गहराई से नजर डालेंगे जिसने भारत में हजारों कर्मचारियों के पेंशन उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। जी, मामला है मद्रास हाईकोर्ट का और सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या किसी कंपनी के अपने बनाए अंदरूनी नियम देश के पेंशन कानून से बड़े हो सकते हैं? बिल्कुल, और यही सवाल इस पूरी बहस के क्या कहते हैं केंद्र में है। 2 सितंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने साफ कर दिया कि भाई कानून ही सर्वोच्च है। ये फैसला खासकर उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों यानी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करते हैं या कर चुके हैं। और ये मामला सामने आया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल त्रिची के 86 रिटायर्ड कर्मचारियों की याचिका से। हुआ ये कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने उनकी ज्यादा पेंशन, जिसे हायर पेंशन कहते हैं, उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। हाँ, कर दी थी, जिसे कोर्ट ने अब पलट दिया है। तो चलिए समझते हैं ये हायर पेंशन है क्या, ये एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स क्या बला हैं और क्यों ईपीएफओ का फैसला कोर्ट को गलत लगा। हमारे पास कोर्ट के फैसले के अंश और कुछ कानूनी विश्लेषण भी मौजूद हैं। देखिए, ये मामला जुड़ा है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से यानी ईपीएस 95 से। हाँ, ईपीएस 95। ये योजना जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। हाँ। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? ये नियोक्ता के प्रोविडेंट फंड पीएफ योगदान के 8.3% हिस्से से आता है। 1996 में सरकार ने एक विकल्प दिया कि कर्मचारी और नियोक्ता चाहें तो पेंशन फंड में योगदान एक तय वेतन सीमा, जैसे पहले 5,000 रुपए थी, फिर 6,500 रुपए हुई, बाद में 15,000 रुपए। हाँ, वो सीमा बदलती रही है। जी, तो उस सीमा के बजाय कर्मचारी के पूरे वास्तविक वेतन पर कर सकते हैं। अब जाहिर है अगर ज्यादा योगदान होगा तो रिटायरमेंट पर पेंशन भी ज्यादा मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। इसी को हायर पेंशन विकल्प कहा गया। समझ गया, मतलब ज्यादा पेंशन पाने का एक रास्ता खोल दिया गया था। और ये एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स यानी छूट प्राप्त संस्थान, ये क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। ये आमतौर पर बड़ी कंपनियां या संस्थाएं होती हैं, जैसे कि भेल हो गया या बड़े बैंक हो गए। अच्छा।
सरकार इन्हें कुछ शर्तों के साथ अपना प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ खुद मैनेज करने की इजाजत देती है। इसे ही ईपीएफ एक्ट की धारा 17 के तहत छूट कहते हैं। ओके, मतलब अपना पीएफ ये खुद संभाल सकते हैं। हाँ, शर्त ये होती है कि इनके अपने जो पीएफ नियम है वो सरकारी स्कीम से कम फायदेमंद न हो कर्मचारियों के लिए। ठीक है, लेकिन यही एक पेंच है और यही इस केस की जड़ है, आप कह सकती हैं। क्या पेंच है? ये छूट सिर्फ पीएफ संभालने के लिए है, पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 के लिए नहीं। ओहो, पेंशन स्कीम एक अलग राष्ट्रीय योजना है, उसके नियम तो सब पर लागू होते हैं, चाहे वो छूट प्राप्त संस्थान हो या न हो। अच्छा, जब तक कि उन्होंने पेंशन स्कीम से भी मतलब अलग से बाकायदा छूट न ली हो, जो कि भेल जैसे कई संस्थानों ने नहीं ली थी। अच्छा, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मतलब ऐसा समझें कि सरकार ने बड़ी कंपनियों को अपना पीएफ खुद संभालने की छूट दी, जैसे अपना बैंक अकाउंट मैनेज करने की छूट। हाँ, एक तरह से। लेकिन पेंशन स्कीम एक अलग राष्ट्रीय सरकारी योजना थी, जैसे देश का पासपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। तो पीएफ अकाउंट संभालने की छूट का मतलब ये नहीं था कि आप पासपोर्ट के नियम बदल देंगे। बीएल के पास पीएफ की छूट थी, पेंशन की नहीं। सही पकड़ा। फिर ईपीएफओ ने बीएल कर्मचारियों की अर्जी क्यों खारिज की, जब कानून उनके पक्ष में था? यही मामला उलझता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक केस था सुनील कुमार केस, उसमें फैसला सुनाया था। हाँ, सुना है उसके बारे में। उस फैसले ने लाखों कर्मचारियों को हायर पेंशन चुनने का एक मौका दिया था, एक विंडो दी थी। उसके बाद ईपीएफओ ने 18 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर निकाला और इस सर्कुलर में उन्होंने ये कह दिया कि जो एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके कर्मचारियों की हायर पेंशन की पात्रता उनके अपने पीएफ ट्रस्ट के नियमों से तय होगी। क्या मतलब ईपीएफओ ने कहा कि कंपनी के अंदरूनी पीएफ नियम देखो, राष्ट्रीय पेंशन कानून मत देखो? जी बिल्कुल। और भेल के जो पीएफ ट्रस्ट नियम थे उनमें एक नियम था, रूल 11B, जो कहता था कि पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान 15,000 रुपए की वेतन सीमा तक ही सीमित रहेगा। ओहो। तो ईपीएफओ ने इसी सर्कुलर और इसी ट्रस्ट नियम का हवाला देकर फरवरी 2025 में भेल के उन 86 रिटायर्ड कर्मचारियों की हायर पेंशन की अर्जियां खारिज कर दी। यहीं से टकराव शुरू हुआ। फिर कर्मचारी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय कानून हमें अधिकार दे रहा है और ईपीएफओ कह रहा है कि आपकी कंपनी के नियम इजाजत नहीं देते। और इसी टकराव को सुलझाने के लिए मामला पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने अपने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही 2 पुराने लैंडमार्क फैसलों का आधार बनाया। कौन से? एक तो आरसी गुप्ता केस 2018 का और दूसरा सुनील कुमार केस 2022 का। ये समझना जरूरी है कि इन फैसलों में कोर्ट ने क्या कहा था। हाँ, बताइए। सुप्रीम कोर्ट पहले क्या कह चुका था इस पर? देखिए, आरसी गुप्ता मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें एकदम साफ की। पहली कि जो 1996 में हायर पेंशन का मूल विकल्प आया था ना, हाँ, उसे चुनने के लिए कोई आखिरी तारीख, कोई कट ऑफ डेट नहीं थी। कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले कभी भी चुन सकते थे। अच्छा। दूसरी, कोर्ट ने खातों के समायोजन यानी एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये था कि अगर नियोक्ता पहले से ही कर्मचारी के पूरे वेतन पर पीएफ में 12% जमा कर रहा है तो उसमें से 8.33% पेंशन फंड में भेजना कोई नया खर्चा नहीं है। वो तो बस हिसाब किताब का फेरबदल है। पैसा तो पहले से ही जमा हो रहा था, बस उसे पेंशन वाले खाते में डालना था। ठीक है, ठीक है। यानी पैसा मौजूद था, बस सही जगह सही खाते में डालना था। और सुनील कुमार केस, वो क्यों महत्वपूर्ण है? सुनील कुमार केस जो नवंबर 2022 में आया वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 2014 के एक संशोधन को चुनौती दी गई थी जिसने हायर पेंशन का विकल्प काफी हद तक सीमित कर दिया था। हाँ, वो 15,000 की सीमा और बाकी शर्तें लगा दी थी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने उस संशोधन को संवैधानिक रूप से वैध तो माना, लेकिन ये भी माना कि 2014 से 2022 तक बहुत भ्रम और कानूनी अनिश्चितता रही। बिल्कुल रही। इसलिए कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी योग्य कर्मचारियों को हायर पेंशन चुनने के लिए 4 महीने का एक खास मौका दिया। अच्छा, वो विंडो पीरियड? हाँ, जिसे ईपीएफओ ने बाद में बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दिया था। और सबसे अहम बात, सुनील कुमार फैसले में साफ साफ लिखा था कि हायर पेंशन का अधिकार एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के कर्मचारियों पर भी वैसे ही लागू होता है जैसे बाकी कर्मचारियों पर। तो सुप्रीम कोर्ट तो 2022 में ही ये कह चुका था कि ये नियम एग्जेम्प्टेड वालों पर भी लागू हैं। हाँ। फिर भी ईपीएफओ ने जनवरी 2025 में वो सर्कुलर निकाला जो कह रहा था कि कंपनी के नियम देखो। ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता? लगता तो है। देखिए, शायद वजह ये हो सकती है कि सुनील कुमार फैसले के बाद लाखों अर्जियां आने की उम्मीद थी। शायद 17 लाख से ज्यादा अर्जियां आई भी। बाप रे। तो ईपीएफओ शायद इन अर्जियों को फिल्टर करने के लिए और पेंशन फंड्स पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के मामले में ये ट्रस्ट नियमों वाली शर्त लगा रहा था। हाँ। उनके और भी तर्क थे, जैसे कि ये कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, पीएफ निकाल चुके हैं, तो अब स्कीम के सदस्य नहीं रहे, या इससे फंड को भारी वित्तीय नुकसान होगा। समझ गया। ईपीएफओ की अपनी दलीलें थीं, अपनी चिंताएं थीं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की मंशा के शायद विपरीत जा रही थी। बिल्कुल। तो आखिरकार मद्रास हाईकोर्ट ने इस सब पर क्या कहा, क्या फैसला दिया? मद्रास हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को जस्टिस आर विजय कुमार ने बहुत ही स्पष्ट और मजबूत फैसला सुनाया। उन्होंने ईपीएफओ के 18 जनवरी 2025 वाले सर्कुलर को और बीएचईएल कर्मचारियों की अर्जियां खारिज करने वाले फरवरी 2025 के आदेश दोनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया। पूरी तरह रद्द? और कोर्ट का मुख्य आधार क्या था इस फैसले का? कोर्ट ने कानून के एक बुनियादी सिद्धांत को दोहराया, वैधानिक सर्वोच्चता।
यानी स्टैट्यूटरी सुप्रीमेसी। इसका मतलब है कि संसद का बनाया कानून जैसे ईपीएफ एक्ट और उसके तहत बनी राष्ट्रीय योजना जैसे EPS 95 हमेशा किसी कंपनी के अंदरूनी नियम या किसी समझौते से ऊपर रहेंगे। सीधी सी बात है, कंपनी के नियम देश के कानून को काट नहीं सकते। ये तो बहुत सीधी और स्पष्ट बात है। हाँ। कानून सबसे ऊपर है। और EPFO के जो बाकी तर्क थे, जैसे वो सदस्य नहीं रहे या वित्तीय बोझ वाली बातें, हाँ। उनका क्या हुआ? कोर्ट ने उन सबको भी एक एक करके खारिज कर दिया। अच्छा, कैसे? जैसे ट्रस्ट नियमों वाली बात पर कोर्ट ने कहा कि PF की छूट धारा 17 और पेंशन स्कीम धारा 6A दो अलग अलग चीजें हैं। आप एक की शर्तों को दूसरे पर नहीं थोप सकते। और अगर ट्रस्ट का कोई नियम राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है तो वो नियम ही अवैध है, वॉइड है। कोर्ट ने PF नियमों के एक परिशिष्ट अपेंडिक्स A की कंडीशन 10 का भी हवाला दिया। उसमें साफ लिखा है कि अगर कानून में कर्मचारियों के लिए कोई फायदेमंद बदलाव होता है तो वो एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स पर अपने आप लागू हो जाएगा, भले ही उनके अपने नियमों में वो बात न लिखी हो। अच्छा, तो ये तो EPFO के तर्क के बिल्कुल खिलाफ गया। बिल्कुल। फिर वो सदस्य नहीं रहे वाली बात पर कोर्ट ने माना कि 2014 से 2022 तक तो कानूनी अनिश्चितता थी। जब रास्ता ही साफ नहीं था तो कर्मचारी विकल्प न चुनने के दोषी कैसे हुए? सही बात है। सुनील कुमार फैसले का खास मौका इसलिए तो दिया गया था कि जो लोग इस दौरान रिटायर हो गए उन्हें भी न्याय मिले। और वित्तीय बोझ, उसका क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट RC गुप्ता और सुनील कुमार दोनों मामलों में इस पर विचार कर चुका है और फिर भी कर्मचारियों के अधिकार को प्राथमिकता दी है। और कोर्ट ने एक व्यावहारिक हल भी सुझाया। कहा कि अगर कर्मचारी PF का पैसा निकाल चुके हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें ब्याज सहित अंतर की रकम, मतलब वो पैसा जो हायर पेंशन के लिए जरूरी है, उसे EPFO के पास जमा करने का मौका दिया जाए। अच्छा, तो पैसा जमा कर दो। हाँ, तो फंड की कमी वाली बात तो वैसे ही खत्म हो जाती है। यानी कोर्ट ने EPFO के हर तर्क का जवाब दिया और साफ कर दिया कि उनका जो जनवरी 2025 का सर्कुलर था वो सुप्रीम कोर्ट के सुनील कुमार फैसले का खुला उल्लंघन था। बिल्कुल, कोर्ट ने यही कहा कि सर्कुलर ने एक गैर कानूनी शर्त जोड़ दी थी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ थी, इसलिए उसे रद्द करना ही सही है। तो कोर्ट का अंतिम आदेश क्या है? अब कोर्ट का अंतिम आदेश है कि BHEL के उन कर्मचारियों की जिन्होंने 31 जनवरी 2025 तक अपनी अर्जियां जमा कर दी थी, उन सभी को स्वीकार किया जाए। ओके। और जैसे ही वो कर्मचारी ब्याज सहित अंतर की रकम EPFO में जमा करते हैं, उन्हें अगले महीने से बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। वाह, ये तो भेल के उन 86 कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इसका असर तो कहीं ज्यादा व्यापक होगा ना? बहुत गहरा और दूरगामी असर है इसका। कैसे? देखिए, कर्मचारियों के लिए, खासकर एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के लाखों मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, सोचिए, सरकारी कंपनियां, बड़े निजी बैंक वगैरह, ये एक ऐतिहासिक जीत है। हाँ। जिनके आवेदन पहले इसी तरह ट्रस्ट नियमों के आधार पर खारिज हुए थे, उन्हें अब कोर्ट जाने का या अपने मामले को दोबारा खुलवाने का एक मजबूत कानूनी आधार मिल गया है। सही है। और कंपनियों, मतलब नियोक्ताओं और ट्रस्टियों के लिए, उनके लिए बड़ा काम आ गया है। उन्हें पुराने खारिज आवेदनों को फिर से देखना होगा। सोचिए, दशकों पुराने वेतन रिकॉर्ड निकालने होंगे। वो तो मुश्किल होगा। हाँ, कर्मचारियों को जानकारी देनी होगी और शायद अपने ट्रस्ट नियम बदलने पड़ेंगे। काफी अनुपालन बोझ आ गया उनपे। और EPFO के लिए, उनके लिए इसका क्या मतलब है? EPFO के लिए तो ये एक बड़ी ऑपरेशनल और नीतिगत चुनौती है। उनका एक जो मुख्य फिल्टर था ना, वो सर्कुलर वाला, हाँ, वो तो कोर्ट ने हटा दिया। तो अब सही अर्जियों की संख्या बढ़ सकती है। उन्हें अब तुरंत सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के फैसलों के हिसाब से नए, स्पष्ट और देशव्यापी दिशा निर्देश बनाने होंगे। और ये भी है कि इस फैसले से उनकी, मतलब EPFO की प्रशासनिक और कानूनी साख पर भी सवाल उठा है। तो कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर तो है, पर आपने कहा कि लाखों अर्जियां हैं, पुराने रिकॉर्ड हैं, तो राह अभी भी शायद पूरी तरह आसान नहीं है। मतलब पैसों का हिसाब किताब करना, फिर इतनी भीड़। हाँ बिल्कुल, व्यवहारिक दिक्कतें तो रहेंगी। सोचिए, किसी का 20-30 साल पुराना वेतन रिकॉर्ड निकालना, उसके आधार पर सही अंतर राशि की गणना करना, फिर उस पर ब्याज जोड़ना, ये सब आसान नहीं होगा। और फिर EPFO के पास इतनी सारी अर्जियों को प्रोसेस करने में समय तो लगेगा ही, तो देरी होने की संभावना है। लेकिन एक सवाल जो EPFO बार बार उठा रहा था और शायद जायज भी हो, वो है पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता का। क्या वो चिंता वाकई जायज है? अगर इतने सारे लोग, खासकर ज्यादा सैलरी वाले, अब हायर पेंशन लेंगे तो क्या फंड पर बोझ नहीं पड़ेगा? ये चिंता वास्तविक है और इसे समझना जरूरी है। देखिए, EPS 95 जो है वो एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। डिफाइंड बेनिफिट मतलब आपकी पेंशन एक तय फॉर्मूले से तय होती है, न कि सिर्फ आपके जमा किए पैसे से। ये एक सामूहिक पूल की तरह है जहां आज जो लोग काम कर रहे हैं उनके योगदान से रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिलती है। अच्छा। इसके उलट जो आपका PF है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। मतलब जितना आपका और कंपनी का जमा हुआ, ब्याज के साथ उतना आपको मिल जाता है। उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना मिलेगा। हाँ, फर्क समझ आ रहा है। पेंशन में एक तरह की गारंटी है जो फॉर्मूले पर आधारित है, जबकि PF में जो जमा है वही मिलेगा। बिल्कुल सही। अब सोचिए, जब बड़ी संख्या में लोग,
खासकर वो जिनकी सैलरी ज्यादा रही है, रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब आकर हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं। हाँ। तो वो जो अंतर राशि जमा करते हैं ब्याज सहित भी, वो शायद उनकी पूरी जिंदगी भर मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन की देनदारी को कवर करने के लिए काफी ना हो, क्योंकि पेंशन तो उन्हें तब तक मिलेगी जब तक वो जीवित रहेंगे। इससे फंड पर एक अनफंडेड लायबिलिटी पैदा हो सकती है, मतलब भविष्य में देने वाले पैसे के लिए आज पर्याप्त फंड न होना। ये फंड की लंबी अवधि की सेहत और आने वाली पीढ़ियों के पेंशन अधिकारों के लिए खतरा बन सकता है। ये वही क्लासिक तनाव है, व्यक्तिगत अधिकार बनाम फंड की सामूहिक स्थिरता। तो ये एक बड़ी चुनौती है। कोर्ट ने फिलहाल व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता दी है, जैसे कि पिछले फैसलों में भी हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या लगता है ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस फैसले के खिलाफ? पूरी संभावना है कि ईपीएफओ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। इसमें बड़े वित्तीय और नीतिगत दाव लगे हैं। हाँ, जाहिर है। वो शायद फिर से वो छूट वाले प्रावधानों की व्याख्या का मुद्दा उठाएंगे और वित्तीय स्थिरता की बात करेंगे। हालांकि क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले फैसलों, खासकर सुनील कुमार पर आधारित है, तो अपील की सफलता पर एक सवालिया निशान तो है, क्योंकि सुनील कुमार में तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह चुका है कि नियम एग्जेम्प्टेड वालों पर भी लागू होंगे। सही कहा। और अगर अपील होती भी है तब भी शायद ईपीएफओ को फिलहाल तो मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार काम करना होगा, कम से कम उस जुरिस्डिक्शन में। हाँ, अपील हो या न हो, ईपीएफओ को भ्रम दूर करने के लिए तुरंत नए अंतरिम दिशा निर्देश तो जारी करने ही होंगे, कम से कम मद्रास हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में तो जरूर। और लंबी अवधि में देखें तो सरकार और ईपीएफओ को पेंशन फंड की पूरी गणितीय जांच करवानी होगी, जिसे एक्चुअरियल रिव्यू कहते हैं, मतलब पेंशन फंड का वित्तीय स्वास्थ्य आंकलन। ये देखना होगा कि भविष्य में सबको पेंशन देने के लिए पैसा पर्याप्त रहेगा या नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो फंड को टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य में कुछ सुधारों पर विचार करना पड़ सकता है। जैसे कि योगदान की दर बढ़ाना, या रिटायरमेंट की उम्र बदलना, या शायद पेंशन गणना के फॉर्मूले में ही कुछ बदलाव करना। ये सब विकल्प हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की जीत नहीं है, बल्कि ये भारत में सामाजिक सुरक्षा कानूनों को कैसे लागू किया जाता है उस पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। ये साफ कहता है कि कर्मचारियों के कानूनी अधिकार कंपनी के नियमों या सरकारी सर्कुलर से ऊपर हैं। बिल्कुल, ये फैसला कानूनी पदानुक्रम को, वो हायरार्की को पुष्ट करता है। सबसे ऊपर संसद का कानून, फिर उसके तहत बनी स्कीम, और सबसे नीचे आते हैं कंपनी के नियम या प्रशासनिक सर्कुलर। हाँ। ये ईपीएफओ जैसी संस्थाओं की शक्तियों की सीमाएं भी तय करता है और उन्हें कानून के प्रति जवाबदेह बनाता है। कोर्ट ने कहा भी कि छूट का मतलब प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए एक सशर्त विशेषाधिकार है, न कि वैधानिक दायित्वों से पूरी छूट। सही है। और आज की इस पूरी चर्चा से हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या है? एक अंतिम विचार। देखिए, ये पूरा मामला एक बुनियादी सवाल छोड़ जाता है, वो ये कि हम व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों जैसे कि हायर पेंशन का अधिकार और हमारी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों जैसे हमारा राष्ट्रीय पेंशन फंड, इनकी सामूहिक वित्तीय स्थिरता के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं? ये बड़ा सवाल है। क्या एक पक्ष को हमेशा दूसरे पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जैसा कि हाल के अदालती फैसलों में दिख रहा है, या हमें ऐसे रास्ते खोजने होंगे जहां दोनों का सम्मान हो सके? ये एक गहरा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और समाज को गंभीरता से सोचना होगा, ताकि आज जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो कल इतने भारी ना पड़ जाएं कि पूरी व्यवस्था ही संकट में आ जाए। वाकई ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है और इस पर लगातार विचार करने की जरूरत है। आज इस जटिल और महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम मद्रास उच्च न्यायालय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं हालिया फैसले पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यह फैसला 2 सितंबर 2025 को अज्ञात बनाम भारत संघ मामले में आया है और इसका असर आप समझिए लाखों कर्मचारियों और देश की पूरी पेंशन प्रणाली पर पड़ सकता है। बिल्कुल, और यह फैसला खास तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे हम आमतौर पर EPS 95 कहते हैं, उसके तहत जो छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है, मतलब एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स, उनके कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। छूट प्राप्त प्रतिष्ठान, जैसा आपने इशारा किया, वो होते हैं जैसे मान लीजिए भील या दूसरी बड़ी सरकारी या प्राइवेट कंपनियां जिन्हें अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी PF का प्रबंधन खुद करने की इजाजत मिली होती है, एक निजी ट्रस्ट के जरिए, न कि सीधे EPFO के माध्यम से। हाँ, और इसी संदर्भ में हमारी आज की चर्चा का जो केंद्रीय प्रश्न है वो ये है कि क्या मद्रास उच्च न्यायालय का ये निर्णय जो इन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के उच्च पेंशन अधिकारों को पूरी तरह से बरकरार रखता है और साथ ही EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उस सर्कुलर को 18 जनवरी 2025 वाला उसे रद्द करता है जिसने इन अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की थी, तो क्या ये वाकई कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों का एक जरूरी और न्याय संगत प्रवर्तन है? या फिर जैसा कि दूसरी तरफ से मतलब EPFO और कुछ विशेषज्ञ लगातार चिंता जता रहे हैं, क्या यह फैसला राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी EPS 95 की जो वित्तीय स्थिरता है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए गंभीर
शायद असहनीय चुनौतियां पेश करता है। देखिए, हमारी ये पूरी बातचीत जो उपलब्ध स्रोत सामग्री है और उसमें जो तर्क, सबूत और न्यायिक मिसालें दी गई हैं, उसी पर आधारित होगी। तो इस विमर्श में मैं न्यायालय के निर्णय का पुरजोर समर्थन करूंगी। मेरा तर्क ये रहेगा कि ये फैसला कानून के शासन मतलब वैधानिक सर्वोच्चता और सबसे बढ़कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित जो महत्वपूर्ण मिसालें हैं, खासकर 2018 का आरसी गुप्ता मामला और 2022 का सुनील कुमार मामला, उन पर पूरी तरह आधारित है। ये कर्मचारियों के निहित अधिकारों को प्राथमिकता देता है, जैसा कि कानून का उद्देश्य होना चाहिए। और मैं हालांकि कानूनी तर्कों की सुसंगतता और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के वजन को स्वीकार करता हूं, मैं ईपीएफओ द्वारा जो बार-बार गंभीर व्यवहारिक चिंताएं उठाई गई हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ये चिंताएं मुख्य रूप से पेंशन फंड की जो दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहारिता है, जिसे हम एक्चुअरियल साउंडनेस कहते हैं, और इस फैसले को लागू करने में जो भारी प्रशासनिक जटिलताएं आने वाली हैं, उनसे जुड़ी हैं। तो चलिए मैं अपने पक्ष के साथ शुरुआत करती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मद्रास उच्च न्यायालय का ये निर्णय कोई नई जमीन नहीं तोड़ रहा है, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों का, खासतौर पर 2022 के सुनील कुमार मामले का एक तार्किक, सुसंगत और मैं कहूंगी अनिवार्य विस्तार है। सुनील कुमार मामले ने बिना किसी शक के ये साफ कर दिया था कि उच्च पेंशन का अधिकार, यानी अपने वास्तविक वेतन एक्चुअल सैलरी पर पेंशन योगदान का विकल्प, वो सिर्फ गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होता है। यहाँ पर देखिए, कानून का जो पदानुक्रम है, हायरार्की ऑफ लॉ, वो बिल्कुल साफ है और न्यायालय ने इसे सही पहचाना भी है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ये संसद द्वारा पारित कानून ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 के तहत बनाई गई एक सांविधिक योजना है। ये किसी भी निजी समझौते, जैसे कि किसी प्रतिष्ठान के भविष्य निधि ट्रस्ट के नियम होते हैं, पीएफ ट्रस्ट रूल्स, उनसे कहीं ऊपर है। और महत्वपूर्ण बात यह है, और इस पर ध्यान देना होगा, कि इन ट्रस्टों को छूट केवल भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड के प्रबंध के लिए मिली थी। पेंशन योजना ईपीएस 95 के प्रशासन के लिए नहीं। पेंशन हमेशा से ही केंद्रीय रूप से ईपीएफओ द्वारा ही प्रबंधित होती रही है, भले ही योगदान ट्रस्ट के माध्यम से क्यों ना गया हो। इसलिए इन ट्रस्ट नियमों का इस्तेमाल कर्मचारियों के सांविधिक पेंशन अधिकारों को सीमित करने या नकारने के लिए नहीं किया जा सकता। तो 52 के नियमों में जो परिशिष्ट ए है, अपेंडिक्स ए, उसकी शर्त संख्या 10 का भी बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। ये शर्त उन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जिन्हें पीएफ प्रबंधन में छूट मिली है, और ये शर्त अनिवार्य करती है कि मुख्य योजना यानी स्टैट्यूटरी स्कीम में कर्मचारियों के लिए कोई भी लाभकारी संशोधन, जैसे कि उच्च पेंशन का विकल्प उपलब्ध होना, वो इन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों पर स्वतः ही लागू माना जाएगा, भले ही उनके ट्रस्ट नियमों में उस समय औपचारिक रूप से संशोधन किया गया हो या नहीं। ये एक, आप कह सकती हैं, बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। अब देखिए, ईपीएफओ ने अदालत के सामने कई तर्क रखे थे, जैसे कि याचिकाकर्ता क्योंकि रिटायर हो चुके हैं और अपना पीएफ निकाल चुके हैं, तो वो अब योजना के सदस्य नहीं रहे और विकल्प नहीं चुन सकते, या फिर इससे फंड को भारी वित्तीय हानि होगी। न्यायालय ने इन तर्कों को मेरे हिसाब से सही तरीके से खारिज कर दिया है। हमें ये याद रखना होगा कि 2014 में जब ईपीएस में संशोधन हुआ, उसके बाद से लेकर 2022 में सुनील कुमार का फैसला आने तक लगभग 8 साल का एक लंबा समय कानूनी अस्पष्टता और मुकदमेबाजी में बीता। इस दौरान अगर कर्मचारी उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुन पाए, तो इसका दोष उन पर नहीं डाला जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील कुमार मामले में जो 4 महीने की विंडो दी थी, वो इसी अन्याय को दूर करने और जो भ्रम की स्थिति थी उसका समाधान करने के लिए ही थी। और जहां तक वित्तीय बोझ की बात है, जो अक्सर ईपीएफओ उठाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने आरसी गुप्ता मामले में ही 2018 में खातों का समायोजन यानी एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स का सिद्धांत स्थापित कर दिया था। इसका मूल विचार यह है कि अगर नियोक्ता पहले से ही कर्मचारी के वास्तविक पूर्ण वेतन पर भविष्य निधि में 12% योगदान दे रहा था, जैसा कि कई मामलों में खासकर छूट प्राप्त संस्थानों में होता था, तो उस योगदान का एक हिस्सा कानूनन 8.33% पेंशन फंड में मोड़ना कोई नया वित्तीय बोझ नहीं डाल रहा है। ये केवल फंड्स का एक लेखांकन समायोजन है जो पहले ही हो जाना चाहिए था। इसलिए मद्रास उच्च न्यायालय का यह फैसला अनिवार्य रूप से ईपीएफओ के प्रशासनिक अतिरेक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच को सुधारता है और उन कर्मचारियों के निहित अधिकारों की रक्षा करता है जिन्हें गलत तरीके से वंचित किया जा रहा था। मैं समझता हूं कि कानूनी तर्क किस दिशा में जा रहे हैं, और जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करना निचली अदालतों का कर्तव्य है। लेकिन हमें इस कानूनी व्याख्या के जो जमीनी परिणाम है और जो प्रणालीगत प्रभाव है, उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बात ईपीएफओ द्वारा उठाई गई वित्तीय व्यवहार्यता की चिंताओं से शुरू करना चाहूंगा, जिन्हें सिर्फ तकनीकी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये चिंताएं आप देखिए निराधार नहीं है, खासकर ईपीएस 95 जैसी योजना के संदर्भ में। ये एक परिभाषित लाभ मतलब डिफाइंड बेनिफिट योजना है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पेंशन की राशि आपके द्वारा जमा किए गए कुल पैसे पर आधारित नहीं होती, बल्कि आपके वेतन और आपकी सेवा की अवधि के आधार पर एक पहले से तय फॉर्मूला से तय होती है।
लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने आरसी गुप्ता और फिर सुनील कुमार मामलों में इन वित्तीय चिंताओं पर विस्तार से विचार किया था और फिर भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं। आरसी गुप्ता मामले से जो खातों का समायोजन का सिद्धांत निकला, वो व्यक्तिगत स्तर पर अकाउंटिंग की दृष्टि से भले ही सटीक लगे, लेकिन ये उस सामूहिक बीमांकिक जोखिम मतलब कलेक्टिव एक्चुअल रिस्क को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता, जो तब पैदा होता है जब लाखों कर्मचारी, खासकर वो जो रिटायरमेंट के बहुत करीब हैं या हाल ही में रिटायर हुए हैं, अचानक और एक साथ उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं। देखिए, परिभाषित लाभ योजनाओं की पूरी बुनियाद इस बात पर टिकी होती है कि भविष्य की जो देनदारियां हैं, लायबिलिटीज, उनका पहले से सटीक अनुमान लगाया जा सके और उसके लिए पर्याप्त फंड सुरक्षित रखा जा सके। जब देनदारियां इस तरह अप्रत्याशित रूप से और इतने बड़े पैमाने पर बढ़ती हैं, तो ये फंड की दीर्घकालिक स्थिरता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या ये ईपीएफओ के उस तर्क जैसा नहीं है कि ये स्थिति दुर्घटना घट जाने के बाद बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भरने जैसी है ना? ये उस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है जिस पर पेंशन फंड चलते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा इस फैसले के कारण ईपीएफओ पर एक वास्तविक प्रशासनिक सुनामी आने की भी प्रबल संभावना है। उनके पास पहले से ही उच्च पेंशन के लाखों आवेदन लंबित पड़े हैं, जिनकी प्रोसेसिंग बहुत धीमी गति से चल रही है। अब मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ईपीएफओ के उस सर्कुलर 18 जनवरी 2025 वाले को रद्द कर दिए जाने के बाद, जिसने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के आवेदनों को एक तरह से फिल्टर करने का काम किया था, दरवाजा फिर से पूरी तरह से खुल गया है। इससे न केवल नए आवेदन भारी संख्या में आएंगे, बल्कि पहले खारिज हो चुके मामलों पर भी पुनर्विचार की मांग उठेगी। क्या ईपीएफओ का मौजूदा तंत्र इस भारी बोझ को संभालने में सक्षम है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और प्रक्रियात्मक जटिलताओं को भी कम नहीं आंकना चाहिए। उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में जिन्हें अब उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति मिली है, उन्हें वर्षों या दशकों पुराने अंतर योगदान मतलब डिफरेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी उनके वास्तविक वेतन और वैधानिक सीमा यानी स्टैट्यूटरी सीलिंग के बीच के अंतर पर जो देय 8.33% पेंशन अंशदान था, उसको ब्याज सहित वापस जमा करना होगा। इसकी गणना करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब वेतनमान और ब्याज दरें समय के साथ बदलती रही हों। इसमें न केवल ईपीएफओ बल्कि सैकड़ों निजी ट्रस्टों और नियोक्ताओं के बीच एक अभूतपूर्व समन्वय, डेटा मिलान और सत्यापन की आवश्यकता होगी। ये एक अत्यंत कठिन और यकीनन समय लेने वाली प्रक्रिया साबित हो सकती है। अंत में क्या ईपीएफओ द्वारा उठाया गया वो व्यपदेश के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का तर्क पूरी तरह से निराधार है? उनका कहना था कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने वर्षों तक अपने ट्रस्ट नियमों के तहत जो उच्च पेंशन योगदान को सीमित करते थे, उसके बदले में उच्च भविष्य निधि संचय यानी लार्जर पीएफ एक्यूमुलेशन का लाभ उठाया है। मतलब पैसा पेंशन फंड में ना जाकर उनके पीएफ खाते में गया, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट पर एकमुश्त निकाल लिया। क्या ये एक सचेत या कम से कम एक निहित विकल्प नहीं था जिसके लाभ वे उठा चुके हैं और अब वे अपनी स्थिति से मुकर नहीं सकते? अदालत ने इसे खारिज कर दिया, पर क्या इसमें बिल्कुल भी दम नहीं था? चलिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थोड़ा और गहराई से विचार करते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी मुद्दा है वैधानिक सर्वोच्चता बनाम ट्रस्ट नियमों की भूमिका। जैसा मैंने पहले कहा, मेरा मानना है कि कानून का सिद्धांत यहां बिल्कुल स्पष्ट है। संसद द्वारा बनाई गई सांविधिक योजना ईपीएस 95 हमेशा सर्वोच्च रहेगी। किसी प्रतिष्ठान को ईपीएफ एंड एमपी एक्ट की धारा 17 के तहत जो पीएफ प्रबंधन की छूट मिली है, उसे पेंशन योजना से छूट नहीं माना जा सकता। पेंशन एक अलग कानूनी इकाई है और जैसा आपने भी उल्लेख किया, परिशिष्ट ए की शर्त संख्या 10 इस स्थिति को और भी पुख्ता करती है कि सांविधिक योजना के लाभार्थी प्रावधान स्वतः लागू होंगे। कोई भी निजी अनुबंध या नियम जैसे ट्रस्ट नियम अगर वो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उन्हें कम करता है, तो वो उस हद तक शून्य मतलब वॉइड माना जाएगा। मैं कानून के इस पदानुक्रम को समझती हूँ और सैद्धांतिक रूप से ये सही भी है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये ट्रस्ट नियम सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे। वो वर्षों से चले आ रहे थे और नियोक्ता व कर्मचारियों के बीच एक तरह के आपसी समझौते या समझ का प्रतिनिधित्व करते थे, जो उस छूट प्राप्त प्रणाली का व्यवहारिक आधार थे। कर्मचारियों ने इन नियमों के तहत ही काम किया, योगदान दिया और सेवानिवृत्ति लाभों की अपेक्षा की। क्या इन नियमों को अब पूरी तरह से महत्वहीन मान लेना उन निजी समझौतों और स्थापित प्रथाओं का अनादर नहीं है? क्या ये उन छूट प्राप्त ट्रस्टों की प्रशासनिक स्वायत्तता को, जो उन्हें पीएफ के कुशल प्रबंधन के लिए दी गई थी, अननेसेसरीली कमजोर नहीं करता? मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन उस स्वायत्तता की सीमाएं थीं, वो सशर्त थी। पहली शर्त यह थी कि ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ सांविधिक योजना से कमतर नहीं होने चाहिए, और परिशिष्ट ए की शर्त 10 यह सुनिश्चित करती है कि यदि सांविधिक योजना अधिक लाभकारी हो जाती है, जैसा कि उच्च पेंशन विकल्प के मामले में हुआ, तो वो लाभ ट्रस्ट के सदस्यों को भी मिलना चाहिए, भले ही ट्रस्ट नियमों में तुरंत बदलाव न हुआ हो। छूट का मतलब कानून से ऊपर उठने का लाइसेंस नहीं था, यह केवल पीएफ प्रशासन की एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, शायद बेहतर दक्षता के लिए। पेंशन का अधिकार इससे अलग और सर्वोपरि है, क्योंकि यह सीधे सांविधिक योजना से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब वित्तीय व्यवहारिता के अधिक कांटेदार मुद्दे पर आते हैं, खातों का समायोजन बनाम वास्तविक बीमांकिक जोखिम।
मेरा तर्क ये है कि ईपीएफओ की वित्तीय स्थिरता की चिंताएं महज बहाना नहीं बल्कि गंभीर हैं। जैसा मैंने कहा, ईपीएस 95 एक परिभाषित लाभ योजना है जहां सरकार एक निश्चित पेंशन का वादा करती है। देर से और वो भी बड़े पैमाने पर उच्च पेंशन देनदारियों को सिस्टम में जोड़ने से, खासकर तब जब संबंधित योगदान वर्षों पहले बहुत कम दर पर या हुआ ही नहीं था, फंड की दीर्घकालिक स्थिरता गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकती है। हम बढ़ती जीवन प्रत्याशा लॉन्जिविटी के दौर में हैं, जिसका मतलब है कि पेंशन का भुगतान ज्यादा लंबे समय तक करना होगा। क्या खातों का समायोजन का सिद्धांत, जो मुख्यतः अतीत के योगदानों के पुनः आवंटन पर केंद्रित है, भविष्य के इस वास्तविक बड़े पैमाने के सामूहिक जोखिम को खतरनाक रूप से कम नहीं आंकता? मैं देख रहा हूं कि आप प्रणाली की स्थिरता पर जोर दे रही हैं, जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरसी गुप्ता और फिर सुनील कुमार दोनों ही मामलों में ईपीएफओ द्वारा प्रस्तुत जो विस्तृत बीमांकीय रिपोर्टें थीं और वित्तीय चिंताएं थीं, उन पर गहन विचार विमर्श किया था। इसके बावजूद न्यायालय ने कर्मचारी के वैधानिक अधिकार को प्राथमिकता दी। उन्होंने माना कि वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी ईपीएफओ और सरकार की है और इसके लिए कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। मद्रास उच्च न्यायालय ने केवल इसी स्थापित न्यायिक मिसाल का पालन किया है। और ये कहना कि समायोजन केवल लेखांकन का मामला है, इसके वित्तीय प्रभाव को नकारना नहीं है। ये केवल ये स्थापित करता है कि प्रभाव को प्रबंधित करने का तरीका कर्मचारियों के अधिकारों को नकारना नहीं हो सकता। न्यायालय ने कर्मचारियों को अंतर्राशि ब्याज सहित वापस जमा करने का निर्देश देकर एक व्यवहारिक संतुलन बनाने का प्रयास भी किया है। हाँ, इससे फंड को वो मूलधन और ब्याज मिल जाता है जो उसे पहले मिलना चाहिए था। निसंदेह ईपीएस 95 की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना नीति निर्माताओं और सरकार का काम है। उन्हें फंड का बेहतर प्रबंधन करना होगा, शायद भविष्य के सदस्यों के लिए योगदान दरों या लाभ संरचना में समायोजन करके या अन्य वित्तीय उपाय करके, लेकिन वे मौजूदा या सेवानिवृत्त सदस्यों के निहित कानूनी अधिकारों को पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं छीन सकते। चलिए अब सेवानिवृत्त सदस्यों की स्थिति और कानूनी अनिश्चितता की अवधि वाले मुद्दे पर बात करते हैं। आपने तर्क दिया कि 2014 से 2022 तक की कानूनी अनिश्चितता वास्तविक थी, जिसके कारण कर्मचारी समय पर विकल्प नहीं चुन सके और सुनील कुमार विंडो इसी अन्याय को दूर करने के लिए थी। इसलिए 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी इस विंडो के हकदार थे। हाँ, लेकिन यहाँ एक तकनीकी और कहिए तार्किक सवाल उठता है। क्या एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो चुका है, अपना पूरा भविष्य निधि यानी पीएफ का पैसा निकाल चुका है और संभवतः मौजूदा नियमों के तहत पेंशन भी लेना शुरू कर चुका है, उसे तकनीकी रूप से अब भी ईपीएस 95 योजना का सदस्य माना जा सकता है जो नए विकल्प चुन सके? ईपीएफओ का एक मुख्य तर्क यही था कि ऐसे व्यक्ति योजना से बाहर निकल चुके हैं, मतलब एग्जिटेड मेंबर्स हैं। क्या यह तर्क संगत लगता है कि कोई व्यक्ति वर्षों पहले सिस्टम से औपचारिक रूप से बाहर निकलने के बाद अपनी पेंशन की शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से बदल सके? और जैसा मैंने पहले कहा, उनसे बकाया राशि ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रियात्मक जटिलताएं इस तर्क को और भी व्यावहारिक चुनौती देती हैं। मैं इस बाहर निकल चुके सदस्य वाले तर्क से सहमत नहीं हूं और मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। देखिए, यहां बाहर निकलना कर्मचारी का एक स्वतंत्र और सूचित चुनाव नहीं था, बल्कि ये अक्सर उस समय की कानूनी स्थिति की अस्पष्टता और ईपीएफओ के अपने रुख का परिणाम था। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील कुमार मामले में इसी जटिलता और अनिश्चितता को स्पष्ट रूप से पहचाना था। उन्होंने माना कि 1 सितंबर 2014 को जो सदस्य सेवा में थे और बाद में सेवानिवृत्त हुए, वे विकल्प चुनने के हकदार थे, भले ही उन्होंने बाद में पीएफ निकाल लिया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 के संशोधन की वैधता और उसकी प्रयोज्यता एप्लीकेबिलिटी पर ही सवालिया निशान लगा हुआ था, जिसे अंततः 2022 में सुलझाया गया। इसलिए सेवानिवृत्ति और पीएफ निकासी को विकल्प चुनने के अधिकार में बाधा नहीं माना जाना चाहिए, बशर्ते वो सुनील कुमार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। बकाया राशि पुनः जमा करने का निर्देश इसी स्थिति को व्यावहारिक रूप से संभव बनाने का एक न्यायिक समाधान है, ना कि कोई बाधा। अब अंतिम बिंदु पर आते हैं, ईपीएफओ का वो विवादास्पद परिपत्र सर्कुलर जो 18 जनवरी 2025 को जारी किया गया था और जिसे अब मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह परिपत्र केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता थी या फिर यह न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए एक प्रशासनिक अतिरेक था? मैं समझती हूं कि सुनील कुमार फैसले के बाद आवेदनों की बाढ़ को देखते हुए ईपीएफओ शायद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, कुछ स्पष्टता लाने और खासकर ट्रस्ट नियमों के आधार पर आवेदनों को फिल्टर करने का एक प्रशासनिक प्रयास कर रहा था। अब इस फैसले के बाद उन्हें तत्काल एक नई राष्ट्रव्यापी सुसंगत नीति बनानी होगी, जो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी, खासकर जब लाखों आवेदन पहले से ही लंबित हैं। मैं इसे बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मेरे विचार में ये परिपत्र केवल प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं था, बल्कि ये सुनील कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों का सीधा उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी शर्त के कहा था कि उच्च पेंशन का अधिकार छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू होता है।
ईपीएफओ का सर्कुलर ट्रस्ट नियमों में संशोधन हुआ या नहीं, इस आधार पर एक कृत्रिम और अवैध भेद पैदा कर रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मूल भावना के ही खिलाफ था। प्रशासनिक सुविधा या प्रबंधन की चुनौती कभी भी मौलिक वैधानिक अधिकारों और देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों को ओवरराइड करने का आधार नहीं बन सकती। इसलिए मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इस सर्कुलर को रद्द करना न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का एक उचित, साहसिक और आवश्यक कार्य था। ईपीएफओ को अब आगे और मुकदमेबाजी पर समय और संसाधन बर्बाद करने के बजाय न्यायालय के इस फैसले का अक्षरशः अनुपालन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत करूं तो मेरा दृढ़ मत है कि मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से सुदृढ़ है। ये वैधानिक कानून की सर्वोच्चता और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरसी गुप्ता और सुनील कुमार मामलों में स्थापित सिद्धांतों की दृढ़ता से पुष्टि करता है। ये सुनिश्चित करता है कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लाखों कर्मचारियों को उनके कानूनी पेंशन अधिकारों से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके प्रतिष्ठान के पुराने, असंशोधित या अस्पष्ट ट्रस्ट नियम सांविधिक योजना के अनुरूप नहीं थे, जबकि प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियां निश्चित रूप से मौजूद हैं और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। वे स्थापित कानूनी अधिकारों को नकारने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। ये न्याय और समानता के सिद्धांतों की जीत है। और मेरा सारांश यह है कि कानूनी दृष्टिकोण से ये निर्णय भले ही सर्वोच्च न्यायालय की मिसालों के अनुरूप प्रतीत होता हो, लेकिन हमें इसके गंभीर व्यावहारिक परिणामों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये फैसला ईपीएस 95 जैसी राष्ट्रीय महत्व की पेंशन प्रणाली के लिए गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक वास्तविकताएं पैदा करता है। ये व्यक्तिगत कर्मचारी के अधिकारों और पूरी पेंशन प्रणाली की सामूहिक स्थिरता और व्यवहार्यता के बीच एक अत्यंत नाजुक और कठिन संतुलन को उजागर करता है। खातों का समायोजन का सिद्धांत उस बड़े पैमाने के बीमांकीय जोखिम की पूरी तस्वीर पेश नहीं करता है जो परिभाषित लाभ योजना को अस्थिर कर सकता है। इस फैसले के प्रभावी और जिम्मेदार कार्यान्वयन के लिए अब नीति निर्माताओं, ईपीएफओ और सरकार द्वारा तत्काल सावधानीपूर्वक और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी ताकि लाखों मौजूदा और भावी पेंशन भोगियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। स्पष्ट, सुसंगत और व्यावहारिक नीतिगत मार्ग की तत्काल आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बात पर हमारा मतभेद बना हुआ है कि क्या स्थापित वैधानिक अधिकारों को हर कीमत पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए या फिर प्रणालीगत स्थिरता और प्रशासनिक व्यवहार्यता को भी समान या शायद अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, खासकर जब लाखों लोगों का भविष्य दांव पर हो। निश्चित रूप से, और यही इस विमर्श की खूबी है। विभिन्न दृष्टिकोणों और तर्कों पर गहराई से विचार करना ही इस जटिल और बहुआयामी मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे श्रोताओं के लिए इस विषय पर स्रोत सामग्री में और भी विस्तृत विश्लेषण और कानूनी बारीकियां उपलब्ध हैं, जिन्हें वे अपनी समझ को और गहरा करने के लिए देख सकते हैं। आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।